today we are going to start the chemistry of class 11. We'll be going to start from chapter 1, some basic concepts of chemistry. फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए केमिस्ट्री की हमें पता तो होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है, कैसा सब्जेक्ट है, किस चीज में डील करता है। तो सबसे पहले आज हम वही समझेंगे। केमिस्ट्री बेसिकली एक इजिप्टियन वर्ड कीम, यानी कि जिसको हम बेसिक लैंग्वेज में या डेली लैंग्वेज में केम बोलते हैं, उससे ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है अर्थ। केमिस्ट्री बेसिकली एक इजिप्टियन वर्ड जिसको कि हम केम बोलते हैं डेली लाइफ में, इससे ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ साइंस दैट focuses on the composition, structure and properties of matter and the changes it undergoes during chemical reactions. केमिस्ट्री बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कॉम्पोजिशन पे, स्ट्रक्चर पे फोकस करता है, किसके, मैटर पे, और उसमें कौन कौन से चेंजेस केमिकली फिजिकली आ सकते हैं उससे डील करने में हेल्प करता है। केमिस्ट्री अब दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहली आती है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री और दूसरी आती है केमिकल केमिस्ट्री, जिसको हम डेली लाइफ में बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक एज वेल एज फिजिकल फिनोमेना इन द यूनिवर्स। केमिस्ट्री का ऐसा पार्ट, ऐसा पोर्शन जो कि मैक्रोस्कोपिक बेसिकली वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप नेकेड आई से डेली लाइफ में देख सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक पार्ट से डील करता है और फिजिकल फिनोमेना से डील करता है। अगर हम बेसिक लैंग्वेज में बात करें तो फिजिकल फिनोमेना वो फिनोमेनास होते हैं जिनको आप डेली लाइफ में होता हुआ देख सकते हैं। अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, ह्यूमिड वेदर है, समर्स चल रहे हैं, तो हम लोग अगर फिजिकल फिनोमेना की बात करें तो बेसिक फिजिकल फिनोमेना आप डेली लाइफ में जो देखते हैं वो होता है आपका मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर एक ग्लास में आप लोग बर्फ के कुछ क्यूब्स, आइस क्यूब्स आप लोग डाल के रख देंगे तो थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे कि वो पानी में कन्वर्ट हो रहा है, मेल्ट होता जा रहा है और धीरे धीरे वो पूरी तरह से पानी बन जाता है। तो ये आपके फिजिकल फिनोमेना होते हैं जो कि फिजिकल केमिस्ट्री इन सब चीजों से डील करता है। नेक्स्ट आपकी आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज केमिकल फिनोमेना अकरिंग इन द यूनिवर्स। अब माइक्रोस्कोपिक पार्ट वो होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्ट या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनको कि आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जैसे कि काफी सारे बैक्टीरियाज हो गए, फंगी हो गए, ये सब आप लोग डेली लाइफ में तो नहीं देख पा रहे हैं। अगर इस एयर में भी, इस टाइम पे एयर में भी अगर काफी सारे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम तो नहीं देख पा रहे, हम तो सिर्फ ये बात करते हैं ना कि हाँ एयर है, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसके अलावा हमें पता है कि हाँ हम लोग सांस ले रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसलिए हम लोग सांस ले रहे हैं। केमिकल फिनोमेना वो फिनोमेना होते हैं जिनके की कोई भी फिनोमेना अगर होता है तो उसमें से कोई भी गैस प्रोड्यूस होती है या कोई भी गैस ओरिजिनेट होती है, ऐसे करके। बेसिक केमिकल फिनोमेना जो कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए होते हैं, टिल 10th हमने जो बेसिक फिनोमेनास केमिकल फिनोमेनास पढ़े होते हैं। सबसे पहला आपका आता है बर्निंग ऑफ पेपर। जब आप किसी भी पेपर को बर्न करते हैं आपके एशेस प्रोड्यूस होते हैं और आपके एनवायरनमेंट में गैसेस रिलीज होती हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री तीन वर्ड से निकल के आई, ऐसी साइंस की स्टडी होती है जो कि फोकस करती है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज की, मैटर की प्रॉपर्टीज पे और उसे कैसे चेंज किया जा सकता है या वो कैसे चेंज होती है केमिकल रिएक्शन जब उसमें अकर होती है तब। बाकी हमने देखा कि बेसिक में दो पार्ट्स होते हैं केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री वो पार्ट होता है केमिस्ट्री का जो कि मैक्रोस्कोपिक एज वेल एज फिजिकल फिनोमेना से डील करता है। केमिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो पार्ट होता है जो कि माइक्रोस्कोपिक या फिर केमिकल फिनोमेना जो अगर होते हैं यूनिवर्स में उनसे डील करने में हेल्प करता है। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हमारा पहला चैप्टर है उसमें हमें काफी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, लेकिन आज हम लोग पहले तीन मेजर बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे जिसपे कि आपकी पूरी केमिस्ट्री की पकड़ टिकी हुई है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका आता है मैटर एंड इट्स टाइप। मैटर के बारे में सबको पता रहता है, मैटर क्या होता है। अब उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है हमें वो पढ़ना है। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हम डिस्कस करेंगे पर बहुत ही ज्यादा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि हम लोग 10 तक सॉलिड लिक्विड गैस ही पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट्स। अब केमिस्ट्री में आपने 10 तक देखा होगा, अगर केमिस्ट्री फिजिक्स किसी भी चीज में, मैथ्स में आप लोग कोई भी
इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें क्या रहता है जब हम एंड रिजल्ट निकालते हैं या जो भी आंसर निकालते हैं उसके आगे हमें ये लगानी पड़ती है अपनी यूनिट्स। अगर आप यूनिट्स नहीं लगाते हो तो आपने देखा होगा मार्क्स भी कट जाते हैं, कभी कभी स्टेप मार्किंग होती है तो आधे कट जाते हैं, नहीं तो फिर पूरे ही कट जाते हैं। कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज मैटर एंड इट्स टाइप। सबसे पहले तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे, थर्ड फोर्थ क्लास में हमारा कॉन्सेप्ट जो कि है मैटर वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो मैटर होता क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि एक जगह पे पड़ी है, उसने एक पर्टिकुलर स्पेस घेर रखी है, उसका एक पर्टिकुलर वेट है, उसका एक पर्टिकुलर मास है, उसे हम मैटर कहते हैं। हमारी धरती पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि जगह घेर के खड़े हैं, जिनके पास अपना वेट अपना मास है, उन्हें हम क्या स्पेसिफाई करते हैं कि वो क्या होते हैं? मैटर। अगर आप लोग इससे भी ज्यादा शॉर्ट में लिखना पसंद करते हैं और शॉर्ट नोट्स बनाना पसंद करते हैं तो आप लिख सकते हैं एनीथिंग दैट हैज इनर्शिया। इनर्शिया का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपने फिजिक्स में भी 9th 10th में पढ़ा होगा। इनर्शिया बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिनके पास अपना वेट होता है, तो उन्हें आप इनर्शियन ऑब्जेक्ट्स या इनर्शिया कहते हैं। तो आप इसमें मैटर की डेफिनेशन में इनर्शिया वर्ड भी मेंशन कर सकते हैं अगर आप anything that has occupied anything that has mass and occupies space नहीं लिखना चाहते तो। नेक्स्ट आपका आता है, हमने फिर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर 3 फेजेस में ऑक्यूपाई होता है। मैटर 3 फेजेस का होता है, 3 तरह का होता है। पहला होता है सॉलिड, नेक्स्ट आता है लिक्विड और देन आता है अपना गैस। अब सबसे पहले आते हैं सॉलिड्स पे। सॉलिड होता है द सब्सटेंस व्हिच हैज अ डेफिनेट शेप एज वेल एज मेंटेन्स इट्स वॉल्यूम एज पर इट्स शेप, ऑल्सो दे हैव द लीस्ट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। सॉलिड्स हमारे ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी तो एक डेफिनेट शेप होती है। डेफिनेट शेप का मतलब उनकी एक रिजिड शेप होती है। अगर एक टेबल की एक क्यूबॉइड शेप है तो वो क्यूबॉइड शेप में ही रहेगा, वो क्यूब शेप में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, वो सिलेंडर शेप में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा अपने आप, या वो किसी भी प्रोसेस से भी कन्वर्ट नहीं होगा। वो अपनी ही शेप को ऑक्यूपाई करके रखेगा कि हाँ मैं क्यूबॉइड शेप का हूँ तो मैं क्यूबॉइड शेप में ही रहूंगा। एज वेल एज मेंटेन्स इट्स वॉल्यूम। एक सॉलिड अपनी वॉल्यूम मेंटेन करके रखा है। अगर एक सॉलिड का मास है कि हाँ मैं 36 केजीज का हूँ तो मैं 36 केजीज का ही रहूंगा, आप कुछ भी कर लो, मैं 35 केजीज का नहीं होगा, मैं 37 केजीज का नहीं होगा। मैं अपने मास में अपनी स्पेस में हर चीज में रिजिडिटी दिखाऊंगा। ऑल्सो दे हैव द लीस्ट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अगर आपने बचपन से लेके अभी तक ये वाला डायग्राम जरूर पढ़ा होगा कि जो सॉलिड्स के पास अपने एटम्स होते हैं, अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इतना ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं कि उनके बीच में हवा जाने की भी आपको स्पेस नहीं मिलती है। ऐसा डायग्राम आपने सॉलिड्स के लिए बुक्स में देखा होगा, 9th 10th में पढ़ा होगा, इवन 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले सॉलिड्स ऐसी शेप जो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती है, अपने वेट को मेंटेन करके रखती है, अपनी वॉल्यूम को मेंटेन करके रखती है, और उनमें फ्रीडम जो उनका मूवमेंट होता है, फ्रीडम उसमें बिल्कुल एकदम जीरो होता है, उसे हम कहते हैं सॉलिड। अब हमने सॉलिड्स के बारे में देख लिया कि सॉलिड्स होते क्या है। तो सॉलिड्स का बहुत कॉमन सा एग्जांपल जो कि आप लेके चलते हैं उसे हम कहते हैं शुगर। बेसिक सॉलिड का एग्जांपल होता है शुगर। नेक्स्ट आता है आपका लिक्विड्स। अ सब्सटेंस व्हिच जनरली पोजेसेस द शेप ऑफ अ कंटेनर बट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ऐसे सब्सटेंस जो कि आप अगर एक कंटेनर में डालेंगे तो उसकी शेप ले लेंगे, किसी और कंटेनर में डालेंगे उसकी शेप ले लेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल लेके चलिए पानी का। पानी एक ऐसा लिक्विड है, एक ऐसा सब्सटेंस है, अगर आप उसे कप में डालेंगे तो कप की शेप ले लेगा, जग में डालेंगे जब जग की शेप ले लेगा, वाटर बॉटल में डालेंगे तो वाटर बॉटल की शेप ले लेगा। All the liquids have the property to flow or to be poured. फ्लो का मतलब बहने की प्रॉपर्टी। जितने भी लिक्विड्स हैं वो सारे रूम टेम्परेचर पे बहने की प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं और पोर करने की प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं, मतलब कि एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में डालने की प्रॉपर्टी को पोजेस करते हैं। ठीक है,
और अपने लिक्विड का बेसिक एग्जाम्पल जो कि हम लेके चलते हैं वो है मिल्क, ऑयल, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हमने इसलिए लिया क्योंकि सबको पता है, अभी तक 10 तक हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं कि जो मर्क्यूरी है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। तो मर्क्यूरी के पास भी जिस कंटेनर में डालोगे उसकी शेप लेने की प्रॉपर्टी है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम की प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी टू फ्लो और टू बी पोर्ड, ये प्रॉपर्टी मिलेगी। और आपने लिक्विड्स का ये डायग्राम पढ़ा होगा कि जो लिक्विड के अंदर एटम्स हैं वो भी एक दूसरे से क्लोजली मूवमेंट में आते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना सॉलिड में होता है। सॉलिड्स में तो ऐसा होता है कि एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, एकदम बिल्कुल हिलने की जगह नहीं होती, बट लिक्विड्स में ऐसा नहीं है। लिक्विड्स में इन्हें बीच में थोड़ी बहुत स्पेस मिलती है मूवमेंट करने के लिए। बेसिक डायग्राम लिक्विड्स का जो कि आपने बुक में देखा होगा वो कुछ ऐसा देखा होगा। नेक्स्ट आपका आता है गैस। Substances which do not have a definite shape as well as a definite volume. ऐसे substances ना कि जिनके पास definite shape है और ना ही जिनके पास definite volume है, उन्हें हम कहते हैं गैसेस। गैसेस का एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल जो कि आप लेके चलते हैं वो होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। जितनी भी गैसेस आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं उन सबके पास क्या प्रॉपर्टी होगी, ना ही उनकी कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही उनकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है। अब गैसेस का जो आपने डायग्राम पढ़ा होगा, आपने देखा होगा गैसेस के अंदर जो एटम्स रहते हैं वो एक दूसरे से इतना ज्यादा दूर होते, इतना ज्यादा दूर होते कि वो किसी भी डायरेक्शन में आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं बिना एक दूसरे के टकराए। बात समझ में आ रही है? अब हमारे मैटर के तो ये बेसिक हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, 10 तक पढ़ा भी है। नेक्स्ट आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब ऐसे लेवल पे जिनको आप नेकेड आई से ना ही क्लासिफाई कर सकते हो, नेकेड आई से ना ही देख सकते हो। तो उसमें मैटर दो तरह का रहता है, एक आपका होता है मिक्सचर्स, दूसरा आपके होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। उसको भी आप फर्दर क्लासिफाई करते हो। पहले देख लेते हैं मिक्सचर्स क्या होता है। मिक्सचर आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं या आपके ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप एक से ज्यादा चीज अगर किसी भी रेशियो या प्रोपोर्शन में डालोगे तो एक यूनिफॉर्म सी चीज बन के आ जाती है। हाँ, वो कभी कभी यूनिफॉर्म होती भी है, कभी कभी नहीं भी होती। सपोज करो किसी भी एक मिक्सचर का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ले लिया जैसे कि शुगर और वाटर का एग्जांपल ले लिया। अब हमने 1 कप पानी डाला, आधा चम्मच चीनी डाल दी। अब 1 कप पानी और आधा चम्मच चीनी का तो कोई वो ही नहीं है, 1:1 का तो होने का कोई सवाल ही नहीं है, तो यूनिफॉर्म तो नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म अगर हमने कॉम्पोजिशन में दो चीजों को मिक्स कर दिया, दो चीजों को कंबाइन कर दिया, तो हमारा बन जाता है एक मिक्सचर। अब मिक्सचर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है होमोजीनस मिक्सचर, नेक्स्ट आपका होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें आप दो चीजों को 1:1 के कॉम्बिनेशन में ही डालते हो। अगर आपने 1 कप पानी डाला है तो 1 कप ही चीनी डालो, 1 कप पानी डाला है तो 1 कप ही नमक डालो। ऐसे करके जो कि आप मिक्सचर्स बनाते हो, जो कि आप चीजें कंबाइन करते हो, उन्हें हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। नेक्स्ट आपका आता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर आपके ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनमें आप दो या दो से ज्यादा चीजें बिल्कुल भी रेशियो में कंबाइन नहीं करते हो, जितनी मर्जी आते हैं आप उतना डाल सकते हो। बात समझ में आ रही है? होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर्स के एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं ऐसे एग्जांपल्स जिनको दो चीजों को आप कंबाइन करोगे और आप फिर उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ, 10 तक काफी सारे बच्चे जवाब देते हैं कि होमोजीनस मिक्सचर में हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर को भी तो हम कंबाइन कर सकते हैं, उन्हें अलग नहीं कर सकते। किसने कहा कि हम उन्हें अलग नहीं कर सकते? आप एक ग्लास में पानी लो, इसमें आप नमक मिक्स कर दो, और जब वो पूरी तरह से मिक्स हो जाए, बिल्कुल एकदम पूरी तरह से मिक्स हो जाए, आप उस पानी को वापस से गैस पे रखो और उसे बॉईल करना स्टार्ट करो। जब वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, आपको वापस से आपके यूटेंसिल में या पैन में जिसमें भी आप पानी गर्म कर रहे हो,
आपको नीचे सॉल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिक 11th का एक्सपेरिमेंट है जो कि आप लोग स्कूल में केमिस्ट्री लैब में भी परफॉर्म करके देख सकते हो। हेट्रोजीनस मिक्सचर्स, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स में आप किसी भी चीज का एग्जांपल ले सकते हो जो कि दो चीजें आपस में मिक्स नहीं होती हैं। जैसे कि सैंड और वाटर का एग्जांपल लेके चल सकते हैं। अब पानी में कितनी भी मिट्टी डालते जाओ, मिट्टी डालते जाओ, मिट्टी मिक्स तो नहीं हो रही है। कितनी भी मिट्टी डाल लो, पानी में मिट्टी मिक्स नहीं हो सकती। तो ऐसे मिक्सचर्स आपके क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। नेक्स्ट आपका आता है प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स को मिला के बन सकते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हैं। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके आपके जो सब्सटेंसेस बनते हैं, आप उन्हें प्योर सब्सटेंसेस बोल सकते हैं। अब प्योर सब्सटेंसेस भी दो तरह के हैं, एक एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक ही तरह के एटम से बनके मिल रहे हैं। अगर एक तरह के एटम्स को कंबाइन कर दिया जाए तो एक एलिमेंट बनके आपके सामने आ जाता है और उस एलिमेंट को आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई चीज एक ही तरह के एटम से मिलके बनी है तो आप उसे क्या ब्रेक करोगे, कहाँ लेके जाओगे ब्रेक करके? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। नेक्स्ट आपका आता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एक से ज्यादा एटम से मिलके बनते हैं। एक से ज्यादा एटम से मिलके कंबाइन करके बनाने वाली चीजों को आप कंपाउंड्स कहते हैं, और कंपाउंड्स को आप फर्दर ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर आप एलिमेंट्स का एग्जांपल ले ले तो आप H2 का एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि आपकी होती है डाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस जिसको हम बोलते हैं। वो एक ही तरह के एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन को ही कंबाइन करके बन रहे हैं, तो आप उसे ब्रेक तो कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप कंपाउंड्स की बात कर रहे हो तो आप वाटर का एग्जांपल लेके चल सकते हो। जैसे कि आपके पास वाटर रहता है H2O। अब ये दो तरह की चीजों से बना है, एक तो हाइड्रोजन से बना है, एक ऑक्सीजन से बना है। तो अगर आप इसे ब्रेक करोगे वाटर को तो आपको दो चीजें मिल जाएंगी, एक आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा, एक आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो ऐसी चीजें होती हैं आपके कंपाउंड्स। मैटर, मैटर में हमने देखा मैटर होता है ऐसी चीज जिसका अपना मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तीन तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड्स वो होते हैं जिनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट मास होता है, और जिसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट सबसे ज्यादा कम होता है। नेक्स्ट आपका आता है लिक्विड। लिक्विड वो होता है जो कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि कंटेनर की शेप ले लेता है और उनकी एक फिक्स वॉल्यूम होती है। लिक्विड के पास प्रॉपर्टी होती है बहने की, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में डाल देने की। नेक्स्ट आपका आता है गैस। ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी ना ही डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। आप एग्जांपल में लेके चलते हो, जितनी भी गैसेस आपके पास एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। अब फिर हमने देखा कि मैटर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कैसे क्लासिफाई करते हैं। दो तरह का हो जाता है, एक मिक्सचर बन जाते हैं, एक प्योर सब्सटेंसेस बन जाते हैं। मिक्सचर्स वापस से दो चीजों में वो कर होते हैं, क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला होमोजीनियस मिक्सचर एंड नेक्स्ट आपका आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस फिर फर्दर दो चीजों में क्लासिफाई हो जाते हैं, एक आपका होता है एलिमेंट्स और एक आपका होता है कंपाउंड्स। अब मैटर बहुत ही ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का। चैप्टर 1 में, क्लास 11th के चैप्टर 1 में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको देखने मिलेगा वो मैटर एंड इट्स टाइप का मिलेगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी कॉन्सेप्ट से और इसके आगे बनने वाले कॉन्सेप्ट से कि आपका पूरा केमिस्ट्री का बेस क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा आता है यूनिट्स का। यूनिट सब ऐसी चीज होती है, हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें, हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करें, हमें लास्ट में यूनिट्स लगानी रहती है। अब वो यूनिट्स आ कहाँ से रही हैं? अब यूनिट्स होती है हमारी दो टाइप्स की, एक होती है फंडामेंटल, दूसरी होती है डेराइव। फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं, एक तरह से आप इन्हें बोल सकते हो बेसिक यूनिट्स, जो कि आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो किसी ना किसी चीज में। जैसे कि अगर आप किसी भी चीज की लेंथ देख रहे हो, फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स जिसको आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो। फर्स्ट आपका आता है लेंथ।
अगर आप किसी भी चीज की लेंथ देख रहे हो, एक ऑब्जेक्ट इतना लंबा है, तो आप कैसे मेजर कर रहे हो, आप कैसे बता रहे हो किसी को, उसके आगे मीटर यूनिट लगा के बता रहे हो। नेक्स्ट आपका आता है मास। अगर आप किसी को अपना मास, अपना वेट बता रहे हो, तो आगे क्या लगा रहे हो, किलोग्राम या केजीज लगा रहे हो। नेक्स्ट आपका आता है टाइम। अगर आप किसी को टाइम बता रहे हो तो मिनट्स या सेकंड्स में ही बता रहे हो, इतने घंटे हो गए, इतने मिनट हो गए, इतने सेकंड्स हो गए, ऐसे ही तो बात कर रहे हैं, ऐसे तो बता नहीं देते। किसी ने आपसे टाइम पूछा 11, अरे कौन से 11, 11 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 11 हो रहे हैं, अरे शाम के हो रहे हैं, सुबह के हो रहे हैं, कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए हमें कैसे पता लगता है, हमें कुछ यूनिट्स यूज करके पता लगता है। और डेली लाइफ में जो यूनिट्स आप यूज करते हैं, बेसिक यूनिट्स आप यूज करते हैं, वो आपकी होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स। नेक्स्ट टाइप आता है आपके पास डेराइव्ड। डेराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो कि एक से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स को लेके बनती हैं। डेराइव्ड यूनिट आपकी वो यूनिट्स होती हैं जिसमें आप एक या एक से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स लेके कोई भी नई यूनिट बनाते हो। जैसे कि पहली आपकी है वेलोसिटी। वेलोसिटी लेंथ और टाइम से डेराइव होके बनी है, और उसे आप कैसे मेजर करते हो, मीटर पर सेकंड की हेल्प से मेजर करते हो। अगर किसी ने आपसे वेलोसिटी पूछी है तो कैसे बताओगे, द वेलोसिटी इज 36 मीटर पर सेकंड, द वेलोसिटी इज 25 मीटर पर सेकंड। और आ कहां से रही है, लेंथ से आ रही है और टाइम से आ रही है। नेक्स्ट आपका है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन डेराइव हो रहा है वेलोसिटी और टाइम से। अब दो फंडामेंटल यूनिट लग गई, एक वेलोसिटी लग गई, एक टाइम लग गई, तो उससे हमारा क्या बन गया, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की जो मेजर करते हैं उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ इस कार की एक्सेलरेशन क्या है, इसकी एक्सेलरेशन क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन क्या है, तो आप एक्सेलरेशन बता के आगे कौन सी यूनिट लगाओगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की यूनिट्स यूज करोगे। थर्ड आपकी आती है फोर्स। अब फोर्स दो यूनिट से कंबाइन होके बन रहा है, पहली है मास और दूसरी है एक्सेलरेशन। अब इन दो चीजों को कंबाइन करके तीसरी कौन सी यूनिट बन रही है, फोर्स। अब आप इसे कैसे मेजर करोगे, जो ऐसा यूनिट होती है जिससे आप फोर्स मेजर करते हो उसे आप कहते हो न्यूटन। अगर आपसे किसी भी ऑब्जेक्ट की फोर्स पूछी जाएगी तो आप क्या करोगे, वो फोर्स बता के आगे यूनिट लगाओगे न्यूटन की, तब आपकी वो पूरा आंसर कंप्लीट होगा। सपोज करो आपने फोर्स बता दी 5, क्या 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन एक्सेट्रा। ऐसे करके आपको बताना पड़ेगा, तभी आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा और तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। क्या होता है, काफी बार ऐसा होता है कि बच्चे आंसर लिख देते हैं, यूनिट्स नहीं लगाते हैं, तो उसके मार्क्स कट हो जाते हैं। इसीलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यूनिट्स का, जो कि आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद आपके जितने भी 12 या 13 चैप्टर्स और आएंगे केमिस्ट्री के, उन सब में आपको आंसर्स के आगे कुछ ना कुछ यूनिट्स यूज करनी रहेंगी। इसीलिए हम लोग यूनिट्स में फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट का कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो बहुत इजी चीज है, आपने 10th तक पढ़ा होगा। 10th तक भी अगर पढ़ाई हटा दो तो डेली लाइफ में भी तो बात करते हो, अरे बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, बहुत ह्यूमिडिटी, और ये सब चीजों के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग इन सब चीजों के बारे में बात करके किस बारे में बात कर रहे हैं, टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में टेम्परेचर को दो बेसिक यूनिट्स के थ्रू मेजर किया जा सकता है, बताया जा सकता है। पहली है आपकी केल्विन, दूसरी है आपकी सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस बोलते हैं हम जिसको। केल्विन होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, वेयर 0 केल्विन रिप्रेजेंट्स एब्सोल्यूट जीरो, द पॉइंट एट ऑल व्हिच द मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस। जो आपकी केल्विन यूनिट है, केल्विन ऐसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की यूनिट है कि अगर 0 केल्विन की बात करी जाए तो 0 केल्विन पे क्या होता है,
सारे जो मॉलिक्यूल्स के मोशन होते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स किसी भी चीज के मोशन होते हैं, वो 0 केल्विन पे सीज हो जाते हैं, यानी कि रुक जाते हैं, यानी कि स्टॉप हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस। ये एक फंडामेंटल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो सेल्सियस इज अ रिलेटिव स्केल where 0 degree Celsius is defined as the freezing point of water। अब सब सुना होगा कि पानी कितने उस पे फ्रीज हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी एकदम आइस में चेंज हो जाता है, पानी लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस क्या है, आपका रिलेटिव स्केल। और केल्विन क्या पढ़ा था, केल्विन हमने देखा था एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस में अगर हम सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो 273.15 केल्विन के इक्वल होता है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273.15 केल्विन। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस की बात करो, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी अच्छा खासा बॉईल हो जाता है, बहुत अच्छे लेवल पे पानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो वो आपका बनता है 373.15 केल्विन। अब आपको ये दो चीजें याद रखनी है, 0 डिग्री सेल्सियस पे केल्विन की क्या वैल्यू रहती है और 100 डिग्री सेल्सियस पे केल्विन की क्या वैल्यू रहती है। अब अगर हमने यहाँ पे कन्वर्जन किए तो यहाँ पे यूनिट लगाया ना, अगर मैंने कन्वर्ट किया डिग्री सेल्सियस से केल्विन में तो मैंने यहाँ पे यूनिट का यूज किया। 100 डिग्री सेल्सियस को भी अगर मैंने केल्विन में कन्वर्ट किया तो यूनिट का यूज किया। अगर मैं सिंपल ऐसे लिख देती 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15, तो क्या 273.15 केल्विन। इसीलिए अब इसके अंदर हमने एक फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट और लगा दिया, यूनिट्स का। अब हमें पता लग गया अगर हम कोई भी आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हमें यूनिट्स का यूज करना है और कैसे करना है। और टेम्परेचर के बारे में हमने ये देखा कि टेम्परेचर की बेसिक 2 यूनिट्स होती है कन्वर्ट करने के लिए या बताने के लिए, एक होती है केल्विन, एक होती है सेल्सियस। केल्विन हमारी एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल रहता है, सेल्सियस हमारा रिलेटिव टेम्परेचर स्केल रहता है। और सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस को होता है 273.15 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस होता है 373.15 केल्विन। थैंक यू।